वेलकम बैक नाज़रीन। न्यू टेलीविज़न की बजट स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है डॉक्टर वसीम शाहिद साहब ने। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त देने का। और सरदार यासर इलियास खान साहब ने ज्वाइन किया है, आप सरमायाकार भी हैं और माशी उमूर के माहिर भी हैं। सरदार साहब शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया है शकील आमिर साहब ने, माहिर माशियात हैं आप। शकील साहब शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में हुआ क्या। पार्लियामेंट में जब स्पीच हो रही थी तो उस वक्त शोर शराबा था, हंगामा था, कापियाँ फाड़ी जा रही थी और कापियाँ फाड़ के स्पीकर डाइस की तरफ जो है वो फेंकी जा रही थी। ये थी पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल। और फिर अगर हम बजट को देखें तो बजट जो है उसको बैलेंस बजट जो है वो कहा जा रहा है कि ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा जो है वो उसमें है। तो सूरत जा किस्म रही है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, टैक्सेस हैं, बाद में क्या होने जा रहा है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कब कैसे होंगे। तो इन सारी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर सिंह साहब कैसा देखते हैं इस बजट को ओवरऑल? क्या जो है वो पब्लिक फ्रेंडली बजट इसे हम कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपने जो बात की है वही है कि ये बजट बड़ा एक न्यूट्रल सा कह सकते हैं। ना तो ये है कि ये कोई बहुत ही टफ बजट है, ना ये है कि हम इससे कहें कि आवाम के सारे मसाइल हल हो जाए। जी जी, कुछ चीज़ें, लेकिन हर साल बजट आता है और हर साल हम इस दिन इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं पब्लिक से। कुछ चीज़ें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं समझना। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई बजट आता है उसमें गवर्नमेंट ने क्या करना है, क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं और पूरा साल हम किस तरीके से गुजारेंगे फाइनेंशियली, इसके ऊपर सारी बात होती है। लेकिन हमें एक थोड़ी सी आदत हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा बातें ज़्यादा करते हैं और जो एक्चुअली काम होता है उसको हाईलाइट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप आज का ही बजट ले लें, आप शुरू से बजट स्पीच को पढ़ना शुरू करें या और बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एग्रीकल्चर में कोई बहुत हम एक गेम चेंज करने वाले हैं। इसी तरीके से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आईटी के अंदर को बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाके बजट को एनालाइज करेंगे तो पता चलता है कि हमने एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए, फॉर एग्जांपल आपने सीड की बात की कि जी ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड के ऊपर हम बात करेंगे। सवाल ये प्रैक्टिकली उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो है वो पहली बात तो ये है कि बजट के अंदर जितने भी डेवलपमेंट बजट आप रखते हैं वो ज़्यादातर पुरानी स्कीम्स के लिए होता है और उसमें जो नई बातें आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे होंगी, इसको हम कैसे समझें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन के लिए डेवलपमेंट बजट में 39.5 अरब रुपया रखा गया। उसमें से 38.5 अरब रुपया तो पुरानी स्कीम्स के लिए। तो इसका मतलब आप नए इनिशिएटिव्स जो लेने की बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपके पास 1 बिलियन भी नहीं है। ठीक है। फिर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि हम रिसर्च के जरिए हम जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड लेके आएंगे, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। प्रैक्टिकली आपने डेवलपमेंट बजट में उसके लिए 4 अरब रुपया रखा है। अब 1000 अरब में से जिस चीज को आप सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं उसके लिए आपने बड़ा मिनिमम सा एक्सपेंडिचर रखा है। अब एक ये बात, तो फिर ये अल्फाज ही हुए ना सर के अल्फाज के ऊपर कर देने चाहिए। सरदार साहब मैं तो थोड़ा सा आपको भी क्षमा करना चाह रहा हूँ कि आप खुद चीज़ों को देखते हैं, आप प्रेसिडेंट रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी। तो जो ताजिरों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं टैक्स नेट के, लोग टैक्स नहीं देते, रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स नेट में नहीं आते। तो अगर हम इस बजट को देखें तो आपको क्या लगता है कि कुछ टैक्स नेट में इजाफा हो जाएगा, कुछ लोग जो है वो आना शुरू हो जाएंगे? फिर ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है कि लोग एतमाद नहीं करते। क्योंकि देखें जो सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का वो FBR है। ये एक ऐसा इदारा है जो कि आप समझ रहे हैं कि डिक्टेटरशिप की अंदाज से काम करता है और ये चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स ला नहीं सकते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ नहीं रहे। बेहतर है कि इसको डिसमेंटल करके एक नई इंस्टीट्यूशन बनाए, नए इंडिविजुअल के साथ, नई सोच के साथ, नई पॉलिसी के साथ। क्योंकि जो ये ब्लैकमेलिंग वाली टैक्टिक है इसके साथ टैक्स नेट में इजाफा हो नहीं सकता। अब बार बार लोगों को कहते हैं कि इस बिकॉज आई सेड सो, ये वाला एटीट्यूड ना कि मैंने कह दिया तो हो गया, ये कानून बन चुका है, आप उसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट जाने से पहले आपके अकाउंट अटैच कर दिए जाते हैं। टैक्स रिफंड्स बिलियंस के हिसाब से इदारों के पड़े हुए हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं। आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी सुपर टैक्स लगाया हुआ है, इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर भी सुपर टैक्स लगाया हुआ है। 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है। जब तक ये हम ठीक नहीं करते ट्रस्ट डेफिसिट क्लोज नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूँ कि जो इस साल ये आपका डेफिसिट था ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के करीब, इसको मजीद आप इजाफा करके 14 ट्रिलियन का टारगेट रख रहे हैं। ये कहाँ से पूरा होगा? क्या ये सारा टैक्स मैंने अदा करना है या मेरे दोस्तों ने अदा करना है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान का ठेका क्या एक बिजनेस कम्युनिटी ने लिया हुआ है। आप ये देखें कि अभी हमारे साथ हो क्या रहा है कि जो बिलियनियर्स हैं उनको हम मिलियनियर्स बना रहे हैं, बजाय इसके कि मिलियनियर्स को बिलियनियर्स बनाएं। जो आपकी वेल्थ है उसमें कमी हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, कंट्रैक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ये पहली बार हमने देखा है कि लार्ज मैन्युफैक्चरर्स में डिक्लाइन आया।
अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे, वैल्यूएशन नहीं ला पा रहे, फैक्ट्रीज एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी सर्वाइवल के लिए लोग अपने एसेट्स बेच रहे हैं ताकि उनकी फैक्ट्रीज बच सकें। ये हालात है और मैं समझ रहा हूँ कि जो FBR है, उसका जो टैक्स का निज़ाम है, कम्प्लीटली फ्लॉड है। इसको ठीक करने की सख्त ज़रूरत है ताकि जो कॉन्फिडेंस है बिजनेस कम्युनिटी का, एक बिजनेसमैन का, वो बहाल हो। और जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है वहीं से आपकी इंक्रीज़ होगी। चाहे आप फिक्स टैक्स की बुनियाद पर करें, चाहे आप एक मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट करें, स्टार्ट तो करें, आगाज़ तो करें, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आज अगर हम कह रहे हैं कि 410 बिलियन का हमारा GDP है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अनडॉक्यूमेंट भी डाल के 800-900 बिलियन के करीब होगा, लेकिन वो कब डॉक्यूमेंटेड होगा? सिमिलरली आप देखेंगे जो टैक्स GDP रेशियो आपका 9-10% से हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे, 18-19-20 तक कब पहुँचेंगे? इस साल भी फिस्कल डेफिसिट आपको 2.6% था, ये अगले साल भी होगा। तो ये चलता रहेगा, इसे रिपल इफेक्ट, और ये ग्रो करता रहेगा। इसको क्लोज करने का एक ही तरीका है कि टैक्स नेट में लोगों को ले आए, ताकि वो जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो आम टैक्स पेयर, जिसके हम बार बार कहते हैं सैलरी क्लास की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं आएगा, जो बिजनेसमैन उनके ऊपर नहीं आएगा, बैलेंस आउट होगा। रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। शकील अहमद साहब, रिफॉर्म की ज़रूरत है। सर सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि जब तक रिफॉर्म नहीं होंगी और एक्चुअल रिफॉर्म नहीं होंगी, जब कि पता चले कि रिफॉर्म्स हो रही हैं, उस वक्त तक ये मसाइल जो है वो नहीं हल होंगे। टैक्स नेट की बात हो रही है बार बार, और रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि जो बजट आया है इससे इकानमी में बेहतरी आएगी, मैशत में बेहतरी आएगी, और जो कहा जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया गया है, कोई है सर रिलीफ अवाम के लिए भी? देखें, मुस्तक़बिल बातें तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, मगर जो कि फंडामेंटल चीज़ें भी बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स, जो भी हमारे क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि DNA चेंज कर दिया हमने। लेकिन DNA कहीं चेंज नहीं हुआ। एक तो बात फर्स्ट आप जान लें, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो कई सदियों पहले एक मुसलमान सोशल साइंटिस्ट थे इब्न खल्दून, तो उन्होंने एक बात कही थी, टैक्स का रेट कम करें और दायरा बढ़ाएं, यानी कि आप तो सब पे इक्वल करें। आप जहाँ तो आपका इंडस्ट्री पे करती है, जहाँ सैलरी क्लास पे करती है, जो दरमियान में ट्रेडर है, जो स्मॉल, जो कि आपके कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं, छोटी वाले जो हैं दूसरे, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ पा रहे। वो एक आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि जिस पे टैक्स को आपको अभी आपको नज़र नहीं आता कि उन पे टैक्स चल रहा है। और जो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हो गए, ये वो लोग, इन पे भी टैक्स लाने की ज़रूरत है, और ये भी काबू में नहीं आ रहे। जो मगर फंडामेंटल चीज़ है कि जो आपने ठीक करना, अगर सिस्टम को DNA चेंज करना है, तो हमें जो कि अपनी इकानमी का है कि बेसिक जगह बैलेंस ठीक करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों की तरफ ध्यान देना है। देखिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब ये कोविड-19 आया, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने $2 ट्रिलियन को प्रिंट किया, क्योंकि वहाँ सारे का सारा प्राइवेट सेक्टर है। चाइना ने ₹1 भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चाइना में भी जो इनकी स्टेट और इंटरप्राइजेज हैं, वो 30% से ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं। उनका रेवेन्यू 30% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो स्टेट और इंटरप्राइजेज से आता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमने तमाम स्टेट और इंटरप्राइजेज को एक अच्छे तरीके से तबाह किया हुआ है, और इसके गवर्नेंस को हमने तबाह किया हुआ है, और इसको अब हम कहते हैं बेच दो, दोने पौने जैसे भी, अब इसको बेच दो, फारग हो करो। देखें, अगर आपने ये भी यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू की जो एवेन्यूज़ हैं इनको ख़त्म कर दिया, तो आप फिर कहाँ से स्टेट पैसे पूरे करेगी? फिर मज़ीद टैक्स बढ़ाएगी और टैक्स पे टैक्स लगाएगी। वो अभी तो शायद कुछ प्राइवेट सेक्टर खुश हो जाए, जी हमें होने पौने चीज़ों मिल रही हैं, मगर बाद में इसी प्राइवेट सेक्टर ने इसमें बर्डन को मज़ीद शेयर करना है। तो बेसिकली जो चीज़ हमें करने की वो दो हैं, एक तो बैलेंस है जो हमारी इकोनॉमी का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा है गवर्नेंस। गवर्नेंस में जब तक आप बेहतरीन है, अभी देखना है, आप गवर्नमेंट कहती है जी हमने 11% टैक्स इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने SIFC बना दिया, हमने वो बना दिया, हम फिर भी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, या बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो गवर्नेंस है, करप्शन, रेंट सीकिंग, ये इंतहाई बैड सिचुएशन में है, जिस वजह चीज़ें नहीं हो पा रही। बाकी अगर देखिए, आपने एलोकेशंस की बात करनी है, एलोकेशन पे तो तब बात होती है कि जब आपके पास पैसा, मतलब देखना अभी तो इन्होंने बात की है कि $6.5 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। अब आप मुझे बताएं कि वो 6.5 ट्रिलियन के शॉर्टफॉल के होते हुए हम इस बजट पे क्या करें। टोटल जो कि 17 ट्रिलियन है, उसमें 6.5 ट्रिलियन का जो शॉर्टफॉल है, उसको तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अब यहाँ तो ये कर्ज लेंगे मजीद, क्या फिर कर्ज की जो कहते हैं कि 65% हमने करना है, उस पर कम्प्रोमाइज़ होगा, यहाँ फिर ये कट लगेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ चीज़ों में। जैसा भी एलोकेशंस की बात हो रही है, तो एलोकेशन हुई है ना, जब ये रियलाइजेशन होगी तब पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो इस सिचुएशन में मुझे अभी जो कि चीज़ हमें नज़र आ रही है
हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। मगर अगर गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को ठीक करती है या अपनी क्या कहते हैं बैलेंस को ठीक करती है तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है। देखिए इकोनॉमी का बेहतर हो सकती है, वो सेक्टर से आता है, दो चीज़ों से आता है। आपका प्रोडक्शन सेक्टर जो है ना वो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देता है। प्रोडक्शन सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है। अब इस साल देखिए हमने एग्रीकल्चर को किस तरह तबाह किया है, हमने उसको कैसे जलील किया फार्मर्स को, और वो बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस करके बेचा, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का। आप याद रखेंगे अभी जो वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी की रिपोर्ट दी है ना कि 45%, ये 2019 के डेटा तक की है। अगर 2025 के डेटा तक की रिपोर्ट आए तो शायद ये पॉवर्टी लेवल हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो इंडिकेटर था वो था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अभी मेरे भाई भी ये फरमा रहे थे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कंट्रैक्ट हुई है, उसमें ये क्या नेगेटिव ग्रोथ है, ये -1.7। मगर गवर्नमेंट ने जो गेम की है थोड़ी सी वो समझने वाली है। एग्रीकल्चर में जब आपकी मेजर क्रॉप्स में 13.26% जब नेगेटिव हो गया, उन्होंने लाइफ स्टॉक को इंतहाई बढ़ा दिया। वो देखिए इसको काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि आप कौन किसके घर जाएगा, जब गिनेगा उसे कितने उसके पास जानवर हैं, कितनी उसकी दूध की प्रोडक्शन है, कितने, क्योंकि ये देखो ये तो आप कैलकुलेशन ही ना कर सकते, उसमें आप आगे पीछे कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें अपनी गवर्नेंस पे एक नंबर ध्यान देना है, और दूसरा जो है कि हमें अपना प्रोडक्शन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल ठीक है शकील साहब, बिल्कुल ठीक है, गवर्नेंस पे ध्यान देना है और जो लोगों का इत्मीनान है वो बहाल करना है। यहाँ पे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कैसे बेहतर हो सकती है, और जो अब बजट आ गया है इसके बाद क्या होगा, अगर जैसे इम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या हो सकता है। ज़रूरी टेक्स्ट वाले से बात हो रही थी, उसका क्या बनेगा, और जो बाकी सेक्टर जैसे आईटी का सेक्टर है, नौजवान लोग हैं, उनको रिलीफ कैसे मिल सकता है। सिद्धार्थ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, आईटी सेक्टर जो है वो आपकी यूथ जो है वो सारी आईटी के साथ मुंसलिक है, ऑनलाइन काम करती है, लोग पैसा लेके आते हैं लोग यहाँ पे, उनके लिए इस बजट में क्या आप समझते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे आईटी को फ़रोग मिले। फिर दूसरा टूरिज़्म की बात हो रही थी, टूरिज़्म के फ़रोग के लिए हमें कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि इतना बड़ा सेक्टर है हमारे पास, इतने बड़े हमारे पास एरिया है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए ये बड़ा एक डिलेमा है हमारे साथ कि अभी भी आईटी एक्सपोर्ट्स 2.8 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज आईटी एक्सपोर्ट्स कम से कम 5 बिलियन के करीब उनको पहुंच जाना चाहिए था। आपका जो हमसाया मुल्क है 250 बिलियन को टच कर रहा है, उससे सिमिलर ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। रिसेंटली आप देखें जो इंडिया ने एडवेंचर करने की कोशिश की, तो हमारी साइबर वॉरफेयर के लिहाज से देखा जाए ये टैलेंट पाकिस्तान का टैलेंट था, हमने उनकी ग्रिड 70% यूथ है। तो सिमिलरली आप देखें कि एआई में हमारे यूथ का काम कर रहा है, क्रिप्टो काउंसिल के हिसाब से आप देखेंगे तो वो भी यंग हमारा यूथ ही उसमें एंगेज हुआ है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन। और ऑन एवरेज जितनी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, जब भी मैं उनसे बच्चों से पूछता हूँ क्रिप्टो के बारे में, तो कहते हैं कि 10-15 बच्चे ऑन एवरेज कहते हैं कि हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा शऊर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स अभी नहीं आ सके, लेकिन आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, क्रिप्टो को लीगलाइज कर देंगे। टूरिज्म की आपने बात की, तो अनफॉर्चुनेटली आज तक टूरिज्म की प्रॉपर पॉलिसी बन ही नहीं सकी है। अगर टूरिज्म की पॉलिसी होगी तो आपके पास कम से कम 30 to 40 बिलियन डॉलर जनरेट करने की यहाँ पे कैपेसिटी है। आपको जो इस्लामाबाद है ये हब है, ये आपको होम ग्राउंड है, क्योंकि यहीं से आपके लोग जीबी जाएंगे, यहाँ से एजे के जाएंगे, यहाँ से केपी के जाएंगे, और डोमेस्टिक टूरिज्म को हम कैटर फॉर करें। इंटरनेशनल डेफिनेटली आएगा, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मार्गला की पहाड़ी है, यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं, एयर बलून्स यहाँ आ सकते हैं। F9 पार्क में आपके पास सारी ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पे 900 मीटर का एक स्ट्रिप बना के आप अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे रह रहे हैं, उनको इस्लामाबाद से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर खानपुर में ये फैसिलिटीज़ हैं, इस्लामाबाद के अंदर क्यों नहीं हो सकती? डैम आपके पास यहाँ पे भी है, और ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी है जो इवॉल्व करेगी, इसको जो डेवलप करेगी, इन्वेस्ट करेगी इसके अंदर। आप हमें पॉलिसी देते हैं, और साथ साथ देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत इस पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि होटल्स लेके आए यहाँ पे। अब होटल्स की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि आज अगर मैं एक होटल बनाता हूँ ऑन एवरेज कम से कम 45 to 50 बिलियन रुपीज़ की कॉस्ट आएगी एक होटल की डेवलपमेंट पे। लैंड की कॉस्ट अलग से है, पे बैक कब होगा? तो आप इंसेंटिव तो दें, और इंसेंटिव अगर आप कहते हैं IMF नहीं दे सकता तो दे आर अदर वेज, आप उसमें उनको कोई ना कोई सब्सिडी जरूर ऑफर कर दें, ड्यूटीज़ को कुछ कंसेशन को दे दें, कोई इंपोर्ट में उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज एक टाइम पे आया था, तो टूरिज्म पैकेज भी आ सकता है। ये वो सेक्टर है जिस पर अभी काम ही नहीं हुआ। तो जीबी आपके पास एजेके में जो है वो कोई मसला नहीं है, लोग जा सकते हैं। वो देखिए और खूबसूरती ये एजेके की जीबी की कि वहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ ही नहीं है, वहाँ कोई क्राइम रेट नहीं है, और हम हर जगह ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इशूज़ है। कहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़? आप लोगों को लाएं, लेकिन नैरेटिव के साथ साथ उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और प्रमोशन हमारी सेक्टर में नहीं हो रही, बल्कि नाकाफ़ी है। देखिए अगेन यूथ की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। तो लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर नहीं स्पेंड कर पा रही, हम अपनी एकेडेमिया को ये बता सकते हैं कि अगले 5 साल तक किस चीज़ में ट्रेंड्स हैं, किस
चीज़ का स्कोप है। जनरल MBAs या MAs या BAs या MPhils की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज MBA करके लड़के वेटर बन के घूम रहे हैं। अच्छा, वेटर भी वो हैं जिनके पास वो भी क्वालिफाइड ट्रेनिंग नहीं है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपके नहीं है इन प्लेस, उनकी सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। अगर इन सेक्टर्स को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेंड रिक्वायर्ड स्किल ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करें जो मार्केट की डिमांड्स के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। अभी आपके पास माइनिंग में हम बात कर रहे थे कि रिसेंटली आपकी माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई है। अब माइनिंग में अगर हम आते हैं तो क्या आपके पास सिविल, मैकेनिकल, टेक्निकल इंजीनियर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर? नहीं है। तो उनको ट्रेन कौन करेगा? डॉक्टर्स, नर्सेज, आपके जो जितने ये इंजीनियर्स हैं कहाँ पे? चाइना 1.5 इंजीनियर्स सालाना प्रोड्यूस कर रहा है, हम कितने बना रहे हैं? ये बहुत बेसिक सवाल है। सो वी नीड टू हैव एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज। हम उनको बता सकें ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं और लोकल ट्रेंड्स क्या हैं, जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। तो डॉक्टर साहब अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही थी कि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, तो ना रोज़गार आएगा, ना सरमायाकारी आएगी, ना वो बाकी चीज़ें होंगी। तो एक तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो पॉलिसी है उस पर क्या होना चाहिए, और दूसरा यूथ को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे खज़ार साहब ने कहा कि यूथ पॉलिसी हो या टूरिज़म पॉलिसी हो, पॉलिसी दे दें, बाकी काम हो जाएगा सारा। जी, मैं इस बात को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लेके आता हूँ। अभी ये पहले हमारे एक बात हुई कि हमारा इस दफ़ा जो FBR के रेवेन्यूज़ का है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। अब सवाल पैदा होता है कि 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमने साल के शुरू में प्रोजेक्शन की थी कि हमारी जो नॉमिनल GDP है वो तकरीबन 124 ट्रिलियन की होगी। ठीक है। जब प्रैक्टिकली अब जून आ गया तो हमें पता चला कि जी वो तो 114 ट्रिलियन हुई है। तो 10 ट्रिलियन का जो है वो एक्चुअली GDP हमारी प्रोजेक्शन से कम हुई। अब GDP इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम है, उसी के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं। हमारी टैक्स टू GDP रेशो अगर तकरीबन 10% लें और टैक्स बॉयंसी भी 1% लें तो सीधी सीधी साइंस है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है कि आपकी 10 ट्रिलियन की GDP अगर आपके फोरकास्ट से कम होगी तो 1 ट्रिलियन का आपका FBR का रेवेन्यू कम होगा ही होगा। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अगले साल के लिए ये सोचना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं करेंगे, अगर जो है वो मुआशी कारोबारी सरगर्मियां नहीं उनकी नशोनुमा होगी, तो हम अल्टीमेटली टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे? अभी भी आप देख लें कि अगले साल का नॉमिनल GDP का जो ग्रोथ का टारगेट है वो 13% है, जबकि साथ ही साथ हम 18.5% जो है FBR के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि उसमें ग्रोथ होगी। सवाल ये फिर पैदा होगा कि कारोबार नहीं होगा तो FBR के रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे? अब इसका मतलब है हमें कारोबार पे तवज्जो देनी है। अब कारोबार पे तवज्जो देने के लिए क्या चाहिए? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि लोग भी समटाइम्स ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट के अंदर भी लोग ऐसे बैठे होते हैं जो यही सजेशंस देते हैं कि जी हम ये कर दें वो कर दें। हमारे साथ बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं कारोबार के अंदर सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कारोबार के अंदर, वो कारोबारी तबके को, प्राइवेट सेक्टर को आपने अलाउ करना होता है। एटलीस्ट आप अलाउ तो करें, इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट सेक्टर खुद अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप हर चीज़ के अंदर इतना प्रोसीजरल डिफिकल्टीज पैदा कर देंगे कि आप 400 जगह से लाइसेंसेस लेंगे, बनाया गया था कि थोड़ा सा जो प्रोसीजरल चीज़ें थी उसको एग्जैक्टली, तो वो जितने प्रोसीजर्स आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट कारोबारी तबके को कोई मराहत भी ना देना, उसे बिजनेस करने दे। इससे भी बहुत ज्यादा आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट होगी। अब आपने बात की यूथ की, यूथ का सिर्फ एक बात मेरे से पहले यासर साहब ने ये बात बड़ी डिटेल में कर दी। आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ चाहिए। हम जब बजट की एलोकेशंस कर रहे होते हैं वो उससे मैच ही नहीं करती जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वही हॉस्पिटैलिटी में देख लें, हमारे पास एक भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है। आईटी की बात हम करते हैं, हमारी कितनी आईटी की इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज जो स्पेशलाइज्ड हों आईटी की बात करें, टूरिज्म के ऊपर कितने डिप्लोमास हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब तक अपनी रिक्वायरमेंट को उसके साथ मैच नहीं करेंगे ये फायदा नहीं होगा। ठीक है शकील साहब, यही बात हो रही है कि जब कारोबार नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बजट जब हम देखते हैं तो बजट में सारा जोर होता है रेवेन्यू कलेक्शन पे कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने अपने काम करने हैं, खर्चात जो है पूरे करने हैं। तो कैसे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ़रोग मिल सकता है और जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ है उसको हम कैसे ला सकते हैं सर? देखिए ये तो एक नीयत की बात होती है ना कि आपने करना क्या है। अब एक छोटी मिसाल है, अभी ये टूरिज़म की बात हो रही है थी या इसकी होटलिंग की, तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टडी की तो उसमें मुझे जानने का इत्तेफाक हुआ कि जब होटल बनता है पहली तो इंस्पेक्शंस होती हैं, एट दी एंड जब बनने की बिल्डिंग सारी बन जाती फिर एक इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। शायद इस तरह कोई बात थी, अगर मैं गलत हूँ तो ये सरदार साहब बता सकते हैं। अब देखिए आपने बिजनेसमैन को फंसाना है,
सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपके रहमो करम पे है, आप उसको पे करेंगे हैं कि एनओसी मिले कि ना मिले, वही ना, आपने फंसा लिया उस बेचारे, सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, वो मरता तो क्या ना करता वाली सिचुएशन में आ जाता है। भाई ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये शुरू में होते हैं और साथ साथ मिलकर आप दोनों इंस्पेक्शंस करते हैं कि जो नक्शा बन गया है उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये वापसी में आपको जब बन गया सारा कुछ, आपके पास कौन सी साइंस आप जान लेंगे ये जैसे बना कि नहीं बना सही, ये चीज़ें हैं। फिर इसी तरह जब देखें अब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलता है फैक्ट्री को, पहले जो आता है वो इंस्पेक्शन करने आता है ये जगह ठीक है कि नहीं है जनाब, फिर उसके जब एप्लीकेशन देते हैं वो 28 दिन ले सकता है लीगली, कि आपके वो 28 दिन में उसका टाइम लगेगा तो आके इंस्पेक्शन कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे वो ये भी कह सकता है जनाब ये ठीक नहीं है, आप दोबारा लेके आए एप्लीकेशन। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि यानी ग्रोथ कहाँ से आनी है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। अब देखिए हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट है हमारे पास, क्योंकि इसकी लोएस्ट प्रोडक्टिविटी हम लेते हैं दुनिया में। अगर हम इसका बीज सेट कर रहे हैं तो इसकी प्रोडक्शन डबल हो जाए, मगर हमने क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगला भी जो इस पर काम करने की बजाय हम फार्मर को मजीद मार रहे हैं। दूसरी भी बात हो रही थी आईटी सेक्टर की, शॉर्ट टर्म में ये भी हमें कुछ रिवाइव कर सकता है क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आईटी में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर में हैं, हम सिर्फ यानी कि हार्डवेयर में कहीं नज़र नहीं आते। हार्डवेयर की जो असल मार्केट होती है यानी कि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में, वो हार्डवेयर की भी मार्केट है। सॉफ्टवेयर तो तब आएगा ना जब अगर हार्डवेयर आएगा, तो हम हार्डवेयर में कहीं नहीं है, हमारा ओवर इम्फेसिस चला गया सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे। देखिए हमें इसको रेक्टिफाई करके हमें अपनी स्ट्रेंथ पे आना है। तीसरी चीज़ है हमारी, एक तो जो स्ट्रेंथ होगी, दूसरी चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास एक बेस्ट पड़ी हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यही ये गवर्नमेंट है जो कि PMLN की ये चैंपियन बनते हैं कि जब हमारी पैक हमारी वजह से है। अब बताएं इतने सालों में उस पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्या स्टेटस है, ये रेशेकई के अलावा और फैसलाबाद के अलावा। रेशेकई भी फुल ऑपरेशनल नहीं है, फैसलाबाद भी फुल ऑपरेशनल नहीं है। हमने यहाँ इस्लामाबाद में बात की थी IT पार्क की, या इस तरह की बातें की थी। भाई हम अपॉर्चुनिटी को किस तरह वेस्ट कर रहे हैं। हमने भी बात कर रहे थे ना, प्रोसेस को करना चाहिए सिंपल, और उसके लिए हमने बना दी जनाब SIFC। मज़े की बात यह है SIFC के पास कोई अथॉरिटी नहीं है डिसीजन करने की और उसको बिल्कुल ठीक है। और उसमें हुआ यह है कि आपने जो एग्जिस्टिंग लेयर्स थी उसमें एक और लेयर शामिल कर दी। हमने बजाय इसको सिंप्लीफाई करने के हमने मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर दिया। कुछ चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि किस सेक्टर में कितना टैक्स लगा है, किस सेक्टर को जो है वो तरक्की मिलेगी, कौन सा सेक्टर जो पीछे जाएगा। लेकिन सबसे एक अहम बात जो है वो ये है कि आवाम को रिलीफ जो है इस बजट के बाद क्या मिलेगा, क्या महंगाई कम होगी, क्या आम आदमी को, क्या आम जो छोटा मुलाजिम है उसको कितना फ़ायदा होगा। सिद्धार्थ साहब, आप देखते हैं बजट को और आपने बजट स्पीच भी सुनी। अब ज़ाहिर बात है अब चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी तो पता चलेगा क्या होने जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि इस बजट के बाद एक आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिलेगा? देखिए एक एडिशनल बर्डन नहीं उस पर पास ऑन होगा, ये एटलीस्ट हमें कुछ हद तक ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ तो हमें मिल रहा है कि देयर इज़ नो फर्दर स्क्रूटनी। देखिए हमारे जो एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं रिजर्व्स के लिहाज से और IMF प्रोग्राम के लिहाज से, जब तक आप IMF प्रोग्राम से नहीं निकलते आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। चाहे गवर्नमेंट की बात करें, आम शहरी की बात करें, चाहे एक बिजनेसमैन की बात करें, ये डिक्टेशन तब भी ख़त्म होगी। टोटल आपका जो आउटले है वो $100 बिलियन के करीब है। अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने 3.5 बिलियन का सेटलमेंट करके IMF प्रोग्राम से निकल गए। पाकिस्तानीज़ ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आपको $31 बिलियन भेजे एक साल के अंदर। ये वही पाकिस्तानी अवाम है, अगर आप इनको रिक्वेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि उनके मुल्क को उनको ज़रूरत है तो वो $80 बिलियन भी आपको भेज देंगे। सिर्फ लेने का तरीका हमें आना चाहिए और कॉन्फिडेंस उनको बहाल कर देंगे कि कल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिपैट्रिएशन भी आपको मिल जाएगी। देखें पाकिस्तान में जो एडवांटेज अभी मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट हाई होने का और नेगेटिव होने का दो पहलू है इसके। देखें अगर आज इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 9% के करीब एक फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आप कायल कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैंक्स में अच्छा मिल रहा है जो बाहर नहीं मिल रहा। बाहर ऑन एवरेज आज बैंक्स 3% के करीब इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ अगर आपको 8% मिल रहा है तो डेफिनेटली आप पैसे पाकिस्तान लेके आ जाएंगे। ये एक अट्रैक्शन, लेकिन साथ ये गारंटी उनको देंगे रिपैट्रिएशन को तंग नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट को वापस बहाल करें, कंस्ट्रक्शन पैकेज लेके आए ताकि वो लोग जो लोग नहीं कंफर्टेबल हैं बैंकिंग में, हर इंसान सूद में नहीं मानता, तो उनको कहें आप रियल स्टेट में पैसे लगा लें अपने, उनकी कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगी, साथ साथ हमारे पास पैसा पाकिस्तान में आएगा। आज हकीकत ये है कि रियल स्टेट बैठने की वजह से सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ओवरसीज जो पाकिस्तानी से वो तो वैसे भी दुबई में इन्वेस्ट कर रहे
रहे हैं, पाकिस्तान से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी दुबई पैसे लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ताकि देखें जब आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे 6% कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ की हम बात करें, लेकिन 6% क्या प्राइवेट सेक्टर की वजह से, ये सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें हमने फ्लाईओवर्स बना दिए, अंडरपासेस बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, डैम के प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एलाइड सेक्टर्स 50-60 एलाइड सेक्टर्स कलेक्टिवली 25% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी जीडीपी में। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स आपकी वहाँ पे एंगेज हुई है। तो इस सेक्टर को वापस प्रमोट करें और हमें पाकिस्तान में पैसों की ज़रूरत है, पैसों को आज लाने के लिए वापस कॉन्फिडेंस बहाल करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसका एट द एंड सारा बेनिफिट एक आम शहरी पे पैसा होगा, उसको रोजगार मिलेगा, यहाँ पे खुशहाली मिलेगी। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, डेवलपमेंट होगी, तभी ये कुछ होगा। जाहिर बात है बंदा पैसा कमाएगा तो लगाएगा ना। तो उसमें डॉक्टर साहब अभी ज़खायर की बात हो रही है, जैसे अभी इंडिया ने हमारा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उस पर बात हो रही है, जंग भी होगी, हम जंग जीत भी ली। तो इस अभी ज़खायर जो है वाटर जो है डैम नहीं बनेंगे, क्या होगा कि हम अपने जो पानी ज़ाया होता है उसको बचा सकें? देखिए एक बात तो ये है कि फिर वहीं से बात शुरू करेंगे कि मैंने कहा हम सबसे पहले बजट बनाते हुए हमें ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत इस टाइम क्या है। अब चूंकि ये आपने बात रिसेंट हमारा इंडिया के साथ जो क्लैश हुआ और पानी के ऊपर हुआ इसकी बात कर दी, तो इस वक्त तो हमारा इंपॉर्टेंट तरीन इशू यही है। ऐसे ही लेकिन फिर वहीं पे मसला आता है कि जब हम बात लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें यही करते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, हम पानी के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड देखते हैं, प्रैक्टिकल एलोकेशंस देखते हैं तो वो नहीं होती। अब इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये कि आपको पानी के ज़खायर की तरफ तो जाना पड़ेगा, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपने अपनी सिर्फ इसमें लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हमारी अपनी लाइवलीहुड, हमारा जीना इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी है। अब पानी, अब इसके ऊपर मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये कि सबसे पहले तो हमें इसके स्मार्ट सॉल्यूशंस के ऊपर जाना चाहिए। हमारा बारिश का पानी आता है, ज़ाया हो जाता है, बह के चला जाता है हमारा, जब भी बारिश होगी। इसी तरीके से जब हमारा समर के अंदर आपकी उधर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो पानी सारा चला जाता है। तो डैम, अगर आप बड़े डैम्स नहीं बना सकते, बड़े डैम्स होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फायदा होता है वो सारा, लेकिन एटलीस्ट हम स्मॉल डैम्स और स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ तो जा सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही से आएगा कि पहले आप अपनी प्रायोरिटीज तो सेट करें। अब इस वक्त भी अगर आप बजट की स्पीच पढ़े तो वहां बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट है वो सारे का सारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस्ड है, और जितना प्रोविंशियल का एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो सारा सोशल सेक्टर के ऊपर फोकस्ड है। अब सवाल ये है कि इस सारे में पानी किधर गया, इस सारे में वो हम आईटी की बात करते हैं, आईटी किधर गया, इस सारे में कारोबार को वुसअत देने के सारे प्लान किधर गए। वो बजट स्पीच हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो गवर्नमेंट का, वो सारी बातें शुरू में हम कर देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली असल में एलोकेशंस की बात आती है या उस सेक्टर को मराहत देने की बात आती है, उसके ऊपर हमारी बात ही नहीं है। अब सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको पानी स्टोर करने के जो स्मार्ट सॉल्यूशंस चाहिए उसके ऊपर सबसे पहले तो रिसर्च करें। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, अपने रिसर्चर्स से जो हेल्प लें, दुनिया के जो मॉडल्स हैं उनसे बेनिफिट उठाएं, आप करें और उसके बाद उसके ऊपर एलोकेशन स्टार्ट करें और उस सेक्टर को मराहत दें, फिर दुनिया को भी भले दावत दें, उसमें इन्वेस्ट करें या जो आपका खुद अपने कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं होंगी और हम अल्टीमेटली, अब एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा, अगर हमारी गवर्नमेंट अपनी सक्सेस इसमें समझेगी कि हमने आईएमएफ के साथ डील कर ली और हमारा बजट आईएमएफ ने एक्सेप्ट कर लिया, जब तक हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वाली बात साहब, जब तक आईएमएफ जो है आईएमएफ से नहीं निकलेंगे तो बजट अपनी मर्जी का नहीं बनेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ज़राई टैक्स की बात हो रही थी, एग्रीकल्चर हमारा मुल्क है, ज़राई मुल्क है, लेकिन जो ज़राअत की ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है, ज़राअत की ग्रोथ जो है बढ़ नहीं रही। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो किसान है वो जो आपको खिला रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको रिलीफ ना दिया जाए? सर शकील साहब, अच्छा आपने मुझसे बात की। देखें, एक तो बात यह है कि हमें एग्रीकल्चर के साथ जो अभी बात करते हैं रिलीफ ना दिया जाए, उन बेचारों को हम रिलीफ देने की तो बहुत दूर की बात है, हमने तो उनको शिकंजे में कसा हुआ है। इस दफ़ा जो कि उसकी भी बात हो रही थी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है फी मान उसकी गंदम की वो ऑलमोस्ट 4000 थी और हम उसको कह रहे हैं 2200 रुपये बेचो। इसका मतलब ये है कि हमने उसको 1800 रुपये का सीधा सीधा नुकसान कर रहे हैं फी मान।
ये किसानों की बात कर रहे हैं, जो किसान जो बता रहा है हमें कि उसके साथ ये हुआ है। अब इस तरह क्या आप इसी का वजह थी कि देखिए लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही थी, हमारा ग्रोथ रेट जीडीपी का बहुत अच्छा आ गया, वो सारे का सारा एग्रीकल्चर की बैक पे था, क्योंकि एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस दफ़ा हमने उसके साथ ये किया तो इस दफ़ा हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया। हालांकि जो अभी ये प्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्रोथ रेट को भी आप देखिएगा, जब रिवाइज होगा अक्टूबर में तो ये नीचे आएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि लास्ट सेशन यानी क्वार्टर है इकोनॉमी का, गवर्नमेंट ने उसमें प्रेडिक्ट कर रही है 5.3% होगा। हालांकि जो पहले 3 क्वार्टर थे उसमें ऑन एवरेज 1.7% का ग्रोथ रेट आया है। तो अब ये समझ से बाहर है कि 3 क्वार्टर में तो 1.7 आ रहा है, तो फोर्थ में वो 5.3 हो जाएगा। देखिए जो कि एग्रीकल्चर को करने की ज़रूरत है डेवलप। एक तो प्रोडक्शन सेक्टर की तो पहले बात कर ली है, अब इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है, अब देखिए हमारी बहुत सारी जो कि एक तो चीज़ पहली चीज़ जो है कि अलाइड इंडस्ट्री, इसमें बात करें सप्लाई चेन, उसको इंडस्ट्री ना भी कहें तो सप्लाई चेन की बात कर लें। हमारे रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो कि एग्रीकल्चर का रिलेटेड जो कमोडिटीज़ होती हैं, मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, वो ज़ाया हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर हम इसको बेटर कर लें तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हमसाए में कुवैत हो गया, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये मोर देन 80% अपना फूड दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम इस काबिल हों, हमारे पास तो हमसाए में पड़ी हुई है मार्केट, और चाइना की जो मार्केट है वो मोर देन 200 बिलियन की उनकी मार्केट होगी है ट्रेड की, इसकी एग्रीकल्चर की, और सीपैक का हमारे साथ उनके साथ एग्रीमेंट है, और इसी के अंदर हम इसकी लाइट इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, मतलब हम दूसरे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मतलब हमने किन्नू एक्सपोर्ट करने की बजाय हम उसको आगे जूस बेचें, इस तरह वेजिटेबल को सिर्फ उस तरह करके करने की बेचने की बजाय हम उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना के बेचें, तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बेचेंगे तो वैल्यू चेन का जो क्या कंसेप्ट होता है उसमें उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अभी हम कर रहे हैं, हमने उसको नई इनोवेशन करने की बजाय, इंडस्ट्री लेके आने की बजाय एग्रीकल्चर में, हम उसकी प्रोडक्शन के पीछे भी पड़े हुए हैं। जो मुझे डर लगता है कि नेक्स्ट ईयर में अगर यही हालात रहे तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि हमें फूड का चैलेंज पैदा हो, फूड क्राइसिस का चैलेंज पैदा हो, फूड का चैलेंज पैदा हो सकता है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले आटे का हुआ था, लोग लाइनों में मर रहे थे। जी जी। और आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो बिजनेसमैन है इसको सप्लाई चेन इंक्लूजन पे काम करने की ज़रूरत है। सप्लाई चेन इंक्लूजन का मतलब ये है, अब देखें हमारा ये जो लैपटॉप है हम नहीं बना सकते, कोई ब्रांड नहीं डेवलप कर सकते। सीपैक के साथ अंडर हमारा चाइना के साथ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पाकिस्तान में होगा। हम उनसे बात करते हैं जी उसमें ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं, लैपटॉप आप बनाएं, इसके जो प्लास्टिक के बटन है ये हम बना के देंगे आपको। अगर गाड़ियाँ आप बनाते हैं तो उसके जो टायर है या नेट बोल्ट्स है वो हमारी गुजरात वाली बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, वो आपको बना के देती है। की बात हो रही है, यानी कि इस तरह आपने सप्लाई चेन इंक्लूजन में जाएं, बजाय से कि हमारा भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहता है मैं सारा कुछ खुद ही बनाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, वो कंट्रैक्टर है। बिल्कुल ठीक है शकील साहब, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये थी आज की बजट ट्रांसमिशन। हमने आपको बताया कि बजट के बाद क्या हो सकता है और बजट में होना क्या चाहिए था। सिद्धार्थ साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, शकील साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये थी आज की ट्रांसमिशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।